देखो कौन से आज का लेक्चर का क्या है टॉपिक, वेक्टर। तो वेक्टर में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाई वी नीड अ वेक्टर क्वांटिटी, हमको वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आप बढ़ाओ इसको आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वी नीड वेक्टर, हमको वेक्टर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो वेक्टर की ज़रूरत के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस नाम को तो सुना होगा कभी। हाँ, सुना है ना इसका नाम, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आपने सुना होगा द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, विच कैन मेजर, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं यानी उसको माप सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हो, मास को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, फोर्स को, वर्क को, ये सारी क्वांटिटी क्या हो सकती है, मेजर्ड हो सकती है। इस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिखा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, n इंटू यू। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, n इंटू। अब इस n को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसकी एक क्या चाहिए। तो जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको इसी तरह से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा एन यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एन यू से। अब एग्जाम्पल क्या है, अब मान लीजिए तुम बाज़ार जाओ और क्या खरीदते हो बाज़ार में, आलू खरीद लो। क्या खरीद लो, पोटैटो। क्या बोलते हो उसको, पोटैटो खरीद लो, पोटैटो। तो पोटैटो खरीदो, कितना खरीद लो, 5 केजी। तो पोटैटो आपने कितना खरीदा, कितना खरीदा, 5 केजी। अब मिलाओ इसको ज़रा ध्यान से, 5 ये n हुआ और केजी जो लिखा हुआ है वो उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, 5 केजी। अब आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। 5 केजी आपने कहा तो 5 उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, जिसे हम आगे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। 5 हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और u क्या हो गया उसका, केजी। u क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं होता। क्या सफिशिएंट नहीं होता, मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता। अब मान लो आप जिस जगह पर बैठे हो वो जगह कौन सी है, ये किसी का घर यहाँ है, ठीक है ना। चौराहा कहाँ पर है,
ये आपका चौराहा हो गया, क्या है ये, हाँ, एक रोड ये जा रही, एक रोड ये जा रही, एक ये और एक ये जा रही। आपको फ़ोन लगा करके हमने बुलाया कि आप इस जगह पर आ जाइए, तो आप क्या पूछेंगे कहाँ पर आना है, तो हमने आपको जगह का नाम बताया, चौराहे से 10 मीटर दूर आ जाइए। आप कहाँ पर आए, अब आपको कहाँ जाना है, 10 मीटर दूर जाना है। कहाँ जाना है, आपने ये 10 मीटर दूर ऐसे चलना शुरू कर दिए। आप यहाँ पहुँच गए क्या, अच्छा, फिर आपने इसका नाम पूछा किसी से, आप यहाँ नहीं आ पाए, आप इधर चले गए। हो सकता है आप यहाँ भी जा सकते थे, हो सकता है आप यहाँ भी जा सकते थे, यहाँ नहीं पहुँच पाए आप, उसकी गलती क्या थी आपकी, आपको क्या नहीं बताया गया। अब डायरेक्शन जब हम कभी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो इसको नॉर्थ कहें, इसको साउथ कहें, इसको ईस्ट और इसको, तो हम चौराहे पर आकर के ये ज़रूर कंफर्म कर सकते थे कि चौराहे में, चौराहे से ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है या नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। अगर हमने डायरेक्शन नहीं पूछा तो क्या इस जगह पर हम पहुंच सकते हैं जल्दी से, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो एक डायरेक्शन और एक विदाउट डायरेक्शन, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 2। एक कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटीज़, एक डायरेक्शन वाली। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके 2 टुकड़े कर दीजिए आप। पहला टुकड़ा क्या कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए स्केलर, और इसका दूसरे वाले का नाम रख दीजिए वेक्टर क्वांटिटी। देखो, समझने के साथ साथ कोशिश ये करना है कि हम उसको याद भी रखें और इसके कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग पे रखें भी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, तो फिजिकल क्वांटिटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 कैटेगरी में। एक का नाम रख दिया स्केलर और दूसरे का नाम रख दिया वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी स्केलर हुई, ये कह रहा है द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब वही न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आपने 5 kg पोटैटो बोला है तो आपका ये क्वांटिटी कंप्लीट हो गई है ना। आपने 2 डज़न बनाना बोला है, मतलब आपकी ये क्वांटिटी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई ना। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, the quantity which have magnitude, अभी फ़िलहाल तो इतना देखिए, मैग्नीट्यूड एंड, है ना, डायरेक्शन आर बोथ। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अभी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अब आपको ये समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में एक और चीज़ ऐड होगी जिसके बेसिस पर वो वेक्टर बनेगी। अगर आप कहते हैं
विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, क्या वो सारी क्वांटिटी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होंगी? नहीं होंगी। ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ में एक और ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड होना ज़रूरी है, तभी वो क्या बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए, अब आप समझो ध्यान से, एक मेजर डिफरेंस तो समझ में आया आपको ना। मेजर डिफरेंस मतलब एक बड़े पॉइंट वाला डिफरेंस। इसके पास केवल क्या होता है? इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ में उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। लेकिन जो मेजर बातें हैं उसको समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके डिफरेंस में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? चलिए हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए, स्केलर और वेक्टर। देखो, जब तक स्केलर और वेक्टर का फील ना आएगा तो इसके रूल्स बिल्कुल ना फील आएंगे। अच्छा, इसके पहले वेक्टर पढ़ा है कभी इन लाइफ? पूरी स्टडी काल में कौन कौन ने पढ़ा वेक्टर? 2। तुमने वेक्टर कभी नहीं पढ़ा? याद कुछ भी नहीं है, तुमने अभी पढ़ा ही नहीं। तुम दोनों ने वेक्टर के बारे में नाम सुना है? फील आता है वेक्टर का नाम लेने से? हाँ, तुम्हें आइडिया है वेक्टर के बारे में? थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब नाम सुना है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के नाम से कुछ नहीं होना है ना। इसकी एक एक बारीकियों को जानना। देखो, सबसे पहला मेजर डिफरेंस क्या है? हमने कहा इट है ओनली, क्या है इसके पास? इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी, मात्रा जिसे बोलते हो आप। 5 kg, 5 क्या है? क्वांटिटी है। kg उसकी क्या है? यूनिट है। इतने से काम हो जाएगा। और इसके पास क्या है? इट हैव मैग्नीट्यूड। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड होता है? बिल्कुल होता है ना। और क्या होता है इसके पास? इट हैव डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इट इज ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, वेक्टर एडिशन का एक लॉ होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए लॉज अलग से बनाए जाएंगे। अगर ये क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन अगर ये तीसरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब वो क्वांटिटी एक वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे नहीं कर रही हैं, तो आप उसे हटा दीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये क्या है? नेसेसरी कंडीशंस होती है। अगर ये तीसरी वाली कंडीशन नहीं है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ में आया? इसके पास क्या होता है? केवल इसके पास क्या होता है? अच्छा देखो, अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इट कैन एडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसको ऐड करने के लिए हम साधारण सी, जो हम पहले पढ़ते आए हैं, 2 + 2 = 2, नहीं पता? 2 + 2 = 4, 5 + 2 = 2। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी, है ना, लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब एक सामान्य से अलजेब्रा का यूज करके आप इसे क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। लेकिन इसको क्या आप सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हो? इसको ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना? ये ऐड कब होगा? इट एडेड ओनली बाय यूजिंग लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ के अलावा इसको आप नहीं ऐड कर सकते। अब आप पूछे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये क्या है। अभी हमने बोला भाई यहाँ 2 kg प्लस 3 kg बराबर में कितना होगा, कितना kg, और यहाँ 2 + 3 क्या हो सकता है, बता सकता है कोई। यहाँ 2 + 3 क्या हो सकता है। देखो यहाँ 2 + 3 में कुछ भी हो सकता है। कितना हो सकता है देखो ध्यान से, 3 और 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, और 3 - 2 मिनिमम क्या हो सकता है। तो देखो 5 to 1 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। 2 और 3 में 2 और 3 को ऐड करने पर क्या क्या आ सकता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5, कुछ भी आ सकता है। कैसी मैथ है ये, खराब सी मैथ है ना। 2 और 3 को ऐड करने पर तो 5 ही आता था, अब 2 और 3 को ऐड करने पर 1 और 5 के बीच कुछ भी आ सकता है। कैसे आ सकता है अभी मैं बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल से आप याद रख लें कुछ 1, 2, 4। जैसे आपके पास किसी ने बोला मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस। देखो मास वजन, टेम्परेचर ताप है ना, डिस्टेंस दूरी जिसे बोलते हो, ये सारी क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। इनकी वैल्यू आप सीधे सीधे अगर 5 kg बोल दो, 2 डिग्री सेल्सियस बोल दो, 5 मीटर बोल दो, ये सब कंप्लीट हो रही। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलो आपने फोर्स कहा, क्या कहा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है। जब आप बोलोगे 5 न्यूटन का फोर्स तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा किधर। आपने कहा 5 न्यूटन का फोर्स तो ये ज़रूर क्वेश्चन बनेगा किधर लग रहा है ये फोर्स, है ना। अगर आपने एस्किलरेशन कहा, क्या कहा, एस्किलरेशन, तो एस्किलरेशन में भी डायरेक्शन मस्ट होता है ना। वेलोसिटी, क्या बोला आपने किसी से, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों, वो सॉरी स्पीड, यहाँ पर स्पीड लिख देते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सब क्या हो रहा है, डिस्टेंस को आप डायरेक्शन दे दो तो क्या बन जाता है वो, स्पीड का डायरेक्शन क्या कहलाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ होता नहीं है, वेलोसिटी तो क्या है, स्पीड का डायरेक्शन है। स्पीड का क्या है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो आपसे थोड़ा सा दिमाग पे जा रहा है कि वेक्टर और स्केलर में फ़र्क क्या रहा है। अब थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं अपन कि हमने अभी आपसे ये कहा कि 2 + 3 को ऐड करने पर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप एक जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर, है ना। अब तुम यहाँ जा रहे हो, मान लो 4 मीटर आप कहाँ चले गए, मान लो इसको बोलता हूँ मैं ईस्ट, क्या बोलता हूँ इसको। अब अगर आप 4 मीटर कहाँ चले गए, ईस्ट, और फिर आपकी इच्छा हुई कि मैं 1-2 मीटर फिर से वापस वेस्ट चला जाऊं, तो ईस्ट से आपने क्या किया, ईस्ट से आपने वापस 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, तो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जी। देखो 3 मीटर हम किधर आ गए, फिर से वेस्ट आ गए। और जब हम 4 मीटर कहाँ गए, ईस्ट में, और 3 मीटर कहाँ गए। अब मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ, 4 प्लस, देखो इसका डायरेक्शन किधर है और उसका डायरेक्शन किधर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ओ पॉइंट से चलकर ए तक गए और फाइनल कहाँ पर खड़े हैं, अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐड करूँगा तो रूल चाहिए यहाँ पर ऐड करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूँ कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, बताओ कितनी है। आप यहाँ से चले थे,
वो पॉइंट से 4 मीटर ईस्ट में गए थे और 3 मीटर बैक आ गए। अब इनिशियल ये था, फाइनल ये है। क्या डिस्टेंस है आपकी इनिशियल फाइनल के बीच की डिस्टेंस? कितने मीटर? 1 मीटर। कितने मीटर है? देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 4 + 3 = कितना? 4 + 3 = 4 + 3 = कैसे 7? हम यही तो पूछ रहा हूँ। आप यहाँ से चले थे और कहाँ पर हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिफरेंस कितना है? 1 है ना। इसी को तो वेक्टर कहेंगे। 4 + 3 = 1 भी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ओ से चलकर कहाँ गए? 4 मीटर ईस्ट में। कहाँ गए? फिर आप 3 मीटर कहाँ चले गए? नॉर्थ में। अब आप यहाँ पर हैं, ए से कहाँ पर पहुँच गए? बी पर। अब मैं आपसे पूछूं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अब आप देखो ना यहाँ पर 90। कुछ मत करो, आप स्केल लगा के मेजर कर लो, या आप राइट पे गए हैं, राइट एंगल पे गए हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर लीजिए कितना है। तो बच्चों अभी ये 4 + 3 = 5 भी तो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हम रूल्स नहीं जानते हैं, तो 4 प्लस फिर 3 पर माइनस लगाएंगे क्योंकि वापस आए थे। अभी हम रूल नहीं जानते हैं। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम इनिशियल 4 और 3 ही चल रहा हूँ। 4 और 3। अच्छा 4 चले ए तक, फिर कहाँ चले? अब बताओ कितनी डिस्टेंस है? इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7। कितनी है? तो बच्चों 4 + 3 = क्या हो रहा है? 7। 4 + 3 कितना हो रहा है? 7। तो 4 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है। अच्छा अब ये कैसे, किस बात पर डिपेंड हो रहा है कि 4 और 3 का जो सम है, वेक्टर सम, वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम। अब 4 और 3 में 8 नहीं आएगा, आएगा क्या? तो 4 और 3 जो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको लेकर के हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं तो मिनिमम कितना दिखाई देता है? 1। मैक्सिमम कुछ भी आ सकता है, 1 और 7 के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे यहाँ पर राइट पे गए, अगर राइट पे नहीं जाते, 4 मीटर जाते, थोड़ा ऐसे घूम जाते, ये 3 मीटर। अब ये क्या हो जाता आपका? ये 5 थोड़ी है, अरे ये 7 है, ये 7 है, लग रहा है 7। तो ये जो डिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये जो 2 वेक्टर्स हम बना रहे हैं उनके एंगल्स पर डिपेंड कर रही है कि आप कितने एंगल पर किधर जा रहे होते हैं। इस बेसिस पर आप कह सकते हैं, इसको ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एडिशन कह सकते हैं। ऐड करने का ऑर्डिनरी सामान्य सा रूल कहेंगे इसको? क्या नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सामान्य से में तो 4 + 3 हमेशा एक ही रिजल्ट देगा, क्या? 7। लेकिन अगर इस क्वांटिटी को वेक्टर बना करके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 7 कुछ भी आ सकता है। तो ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक रूल्स है कि आप इसे सिंपल यानी ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इसका, है ना। फिर कहानी आती है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर हम बात करें आपकी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये कहा गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे हमने ऐसा एक एरो बना दिया, ऐसा। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और इसको हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। इसको बोलते हैं हम
फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं। एरो वाला पार्ट देखो ध्यान से। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ एरो क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ एरो हमको क्या बताता है, ये जो एरो है उस पूरे की लेंथ, ये हमको बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस बताता है मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है, एरो जो एरो तीर बना हुआ है, ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है डायरेक्शन। यानी एरो जिस तरफ इशारा करे आप समझ जाओ इस क्वांटिटी का डायरेक्शन उधर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड इस पूरे एरो की क्या बताता है, लेंथ बताता है। अब कहानी आती है कि जैसे मान लो हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान के चलो हमने कहा इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने कहा इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हम 10 न्यूटन का फोर्स, तो हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अब 10 न्यूटन का है तो हम इतना बड़ा एरो बनाएंगे क्या यहाँ बोर्ड पर, तो ऐसा नहीं करते। 10 न्यूटन का अगर मान लो हमारे पास फोर्स कितना है, हमारे पास 10 न्यूटन है, तो हम एक एरो खींच लेंगे, ये बना लिया। अब देखो ध्यान से, अब 10 न्यूटन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 10 न्यूटन कितना बड़ा बनाएं, तो आप अपने स्केल पर कुछ मेजरमेंट लो अपनी कॉपी के हिसाब से। आपकी कॉपी कितनी बड़ी है, आपकी कॉपी कितना लेंथ एक्सेप्ट कर सकती है। तो जैसे 10 सेंटीमीटर तो होगी लेंथ कॉपी की, तो आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ को बना दें 1 न्यूटन। तो 2 सेंटीमीटर लेंथ को क्या मान लेंगे, 2 न्यूटन। तो कितना न्यूटन है हमारे पास, तो 10 सेंटीमीटर को क्या मान लेंगे, ये जो लाइन दिख रही है 10 सेंटीमीटर की लगभग तो होगी, उससे बड़ी ही है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे अपन 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक एरो बना देते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर की एक एरो बन गया। अब 10 सेंटीमीटर का एरो बन गया, बना दिया आपने, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, आपने कहा नहीं हमें 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन नहीं मानना है हमको, आप कुछ भी मान लो। आप 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन मान लो, और छोटा बनाना है तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर को कितना न्यूटन बना लो। अब आप कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 5 2 जा, आप 2 सेंटीमीटर का एरो बना दीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब किस डायरेक्शन पे है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F = 10 न्यूटन फोर्स किधर, ईस्ट लिख दो। वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट लिख दो, नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में लिख दो, साउथ में जा रहा है तो साउथ में। लेकिन हुआ क्या कि ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है, इसको ना बताना पड़े तो इन्हें एक तरकीब ढूंढ ली। क्या तरकीब ढूंढ लिया कि अगर मैं F लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ, 10 न्यूटन, अगर मैं इसके ऊपर ही एरो लगा दूँ तो मैंने एरो कहाँ लगा दिया, F पर, हमने F के ऊपर ही क्या लगा दिया, एरो। तो आपने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते थे। एरो की लेंथ बताता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, एरो बताता है उसका डायरेक्शन। अब किसी भी क्वांटिटी को क्या हम एरो के हिसाब से डील करेंगे, उसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन आया कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उसे क्या कर दीजिए, उस क्वांटिटी को लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए। अब आपको बताने लगेगी क्या बताने लगेगी, उसका डायरेक्शन बताने लगेगा। अब इस देखो, हमने कहा F = 10 न्यूटन, देखो ये रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो डायरेक्शन है, दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर मैं F वेक्टर की F ऐसे बात करूँ इसकी, तो ये एरो क्या बता रहा है हमको,
एरो बता रहा है डायरेक्शन, क्या बता रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, क्या चाहिए। तो लेंथ को इस तरह से लिख करके आप ऐसा कुछ कर दीजिए, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी पे मॉड लगा देंगे तो ये हमको क्या बताने लगेगा, मैग्नीट्यूड। क्या बताने लगेगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है, इसको हमने लिख दिया ए वेक्टर। क्या लिख दिया। अब ए वेक्टर, इसके पास दो चीज़ें आ गई। ए वेक्टर क्या बताने लगा हमको, ए वेक्टर बताने लगा हमको डायरेक्शन, और ए का मैग्नीट्यूड बना दो तो ये हमको बताने लगेगा क्या, मैग्नीट्यूड। क्या बताने लगेगा, मैग्नीट्यूड बताने लगेगा। तो जहाँ ऐसा कुछ दिखे ना, ऐसा कुछ, तो ध्यान रखना बच्चों, किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमेशा क्या होता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, स्केलर रिप्रेजेंट करता है। स्केलर क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप उसका लेंथ पूछ रहे हैं, लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। वेक्टर कहाँ से बनेगा, डायरेक्शन से बनेगा। कहाँ से बनेगा, जैसे हमने कहा 10 न्यूटन ईस्ट, अब 10 न्यूटन अलग कर दीजिए, ईस्ट अलग कर दीजिए, तो 10 न्यूटन क्या बताने लगेगा, मैग्नीट्यूड। अब 10 न्यूटन अकेले बोल रहा हूँ तो वो क्या है, क्वांटिटी है, और ईस्ट लगाए साथ में तो वो क्या है, डायरेक्शन है। तो 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन वेस्ट, तो ये इस तरह से कहानी बनती है इसको रिप्रेजेंट करने का। ध्यान से ऐसे देख लो एक बार और कि आप कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना। ये इसका इनिशियल होता है, ये इसका फाइनल होता है। एरो जिधर जाएगा उधर डायरेक्शन होगा, और उस एरो की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी। शॉर्टकट में हमने इसको ने कहा ए मान लो, तो ए के ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। अब आगे आपको हर कहीं वेक्टर ही वेक्टर नहीं दिखाई देंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन ही चलेगा कि ए के ऊपर वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर, सी के ऊपर वेक्टर। तो ये क्या बताएंगे हमको, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बस तो ये कहानी आप याद रख लेना कि वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है ना। एक सिस्टम में डले रहना, सिस्टम में डले रहने का मतलब ये है कि हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा। हर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, जहां कहीं कुछ भी आपको दिख जाए डायरेक्शन वाली, उसको क्या बोल देना, ध्यान से सुनना। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उसके पास क्या होगा, इसलिए जहां कहीं भी डायरेक्शन वाली चीज मिल जाए उसका क्या नाम रख देना, गलत है, गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास, सबके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा, सब में होगा। हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखना। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कर। हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, पर हर डायरेक्शन वाली चीज़ के को हम वेक्टर कह दें, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्यों ऐसा नहीं होता, देखो ध्यान से, मतलब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन को याद रखने की कोशिश करना कि हर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हर इंसान के पास पैर होता है, पर हर पैर वाली चीज जानवर भी हो सकता है। इंसान के पास पैर होता है, पर हर पैर वाली चीज, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का। किसका, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अब देखो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो भाई देखो
अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा इधर फ्लो हो रहा है। ध्यान रखना, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट फ्लो होता है। देखो इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है, है ना डायरेक्शन। और कितना करंट फ्लो रहा है वो तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। तो मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और लेकिन वेक्टर नहीं है ना। क्यों नहीं है वेक्टर? देखो देखो ध्यान से, अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया और यहाँ जंक्शन पर मिल के इधर चला गया तो बच्चों इधर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से हमने 3 एम्पियर करंट भेजा, इधर से 2 एम्पियर करंट भेजा, इस जंक्शन पर करंट मिला और आगे की तरफ बढ़ा, कितना हो गया? 5 हो गया। हमेशा ही 5 होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, तो 3 और 2 5, और यहाँ से आगे गया तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। ये कौन सी मैथ्स को यूज कर रहा है? ऑर्डिनरी रूल्स को यूज कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जो वेक्टर के डेफिनेशन में तीसरी चीज़ लगी हुई थी कि वो हमेशा किसको ओबे करेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा, तभी वो वेक्टर होगा। इसके पास करंट के पास डायरेक्शन भी है और इस लाइन पे खड़ा था कि मुझे वेक्टर की कैटेगरी में रख दो, नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर पाया, है ना। इसलिए इसको हमने स्केलर में रख दिया। अच्छा, हालांकि स्केलर भी नहीं है, इसको कुछ और कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। नाम सुना है? कभी नहीं सुना? टेंसर। टेंसर जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर ना बन पाए तो उसको क्या बना देते हैं अपन? टेंसर बना देते हैं। लेकिन टेंसर नहीं समझना, आपको 2 ही समझ के रखना, स्केलर और वेक्टर। तो मैं यही कह रहा था ना कि हर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, पर हर डायरेक्शन वाली चीज़ वेक्टर हो जाए ये ज़रूरी? वो तभी वेक्टर होगी जब, हाँ ऐसा बोलना है कि जब वो दोनों चीज़ के साथ में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करेगी? फॉलो करेगी, तभी वो क्या बनेगी? वेक्टर बनेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसको निकाल दो, ये ठीक है। रुको, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी described completely by its magnitude only and does not require direction is known as scalar quantity। जिस क्वांटिटी के पास completely रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। does not require direction, इसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत, is called scalar quantities, है ना। it obey the ordinary rules of algebra। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। यहाँ सब एग्जाम्पल लिखे, देखो डिस्टेंस भी हो सकता है, मास भी है, टाइम है, स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट देखो आ गया। ये सब कौन सी क्वांटिटी हैं? स्केलर। वेक्टर भी आपने समझ लिया। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक विशेष डायरेक्शन भी हो जिसके पास में, when it is expressed, जब इसको एक्सप्रेस्ड किया जाए तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एस्केलेशन, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर में आएंगे। वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये कलरफुल बातें दिख रही है आपको? ये कलरफुल बात यही समझा रही है कि ये मस्ट है, वेक्टर को वेक्टर कहने के लिए ये सफिशिएंट है ना, ये कंडीशन नेसेसरी है ना। अ वेक्टर इज प्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विथ एरो। किसी वेक्टर को एक एरो लगे हुए लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसकी जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और एरो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो
वही कहानी है जो हम आपको समझा रहे थे कि P और Q क्या है, एक एरो है ना, P इनिशियल, Q फाइनल पॉइंट है, PQ क्या है। देखो ए वेक्टर, मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए वेक्टर है तो ए का मतलब क्या है, PQ वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इस ए वेक्टर का मॉड, और बराबर में क्या आ रहा है, ए। अगर कभी भी आप ए का मॉड कर देंगे तो हमेशा क्या निकल जाएगा। अब इसका डायरेक्शन हमने छीन लिया, तो कभी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन छीन लो तो बन जाता है उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छोड़ दो, ठीक है, कुछ नहीं है, अच्छी बात है ना। अब कुछ नहीं अच्छी बात है, मतलब सामान्यतः अपन सीधे वेक्टर में इंटर ना करें, अपन थोड़ा सा उसके वेक्टर के कहानी को समझ लें, है ना। वेक्टर बनाने का डायरेक्शन जब कभी आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो क्या सिस्टम से लगाएंगे, देखो ध्यान से, कुछ रूल्स देखो। कुछ रूल सीख लो। इसको हमेशा क्या लिखा करना, इसको क्या लिखा करना, नॉर्थ, और इसको क्या लिखना, इसको हमेशा क्या लिखा करना, इसको। ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन पे जा रहा हूँ तो नॉर्थ है, इस लाइन पे जा रहा हूँ तो राइट हैंड पे चल रहा हूँ तो, और लेफ्ट हैंड पे चल रहा हूँ तो। अब दोनों के बीच में अगर आप जाते हैं यहाँ, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, बस ध्यान दो। दोनों के बीच में मतलब यहाँ कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, 45। यहाँ कितना होना चाहिए, तो अगर आप इस 45 डिग्री पर एंगल पर आप जाते हैं तो देखो इसको यहाँ से उठाना, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलना है इसको, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे आप जहाज़ चलाते हैं ना अपन, तो जहाज़ कैसे चलती हैं, ये सब डायरेक्शन देख के चलती है। नॉर्थ ईस्ट में जाना है, मतलब नॉर्थ से और ईस्ट से बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर जाना। इसको क्या बोलेंगे फिर, अगर ये भी 45 हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। हाँ, कोशिश ये किया करना कि इसी को बेस बनाया करना, ये वाली लाइन है ना। इसको क्या बोलना, अगर ये 45 है तो इसको बोलना साउथ वेस्ट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ये हम कहाँ पर होंगे, 45 डिग्री के एंगल से चल रहे होंगे, तो इनके इस तरह से नाम लिए जाएंगे। एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप सीए कहा जाए, ध्यान से देखना, फिर से उसी चीज़ को देखो। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब मान लो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर जा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से कितने एंगल पर जा रहे हैं, 30 डिग्री एंगल पर जा रहे हैं। अब इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल पाएंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, इस तरह से कंडीशन में क्या बोलेंगे, जब हम 45 पर रहते हैं तो यही सिचुएशन क्रिएट होती है, इसी नाम से पुकारे जाते हैं। अब यहाँ से मुझे जाना है, मेरा जहाज़ यहाँ पर खड़ा था और मुझे यहाँ से 30 डिग्री से जाना था, नॉर्थ से मुझे 30 डिग्री पर जाना था, तभी अगला स्टेशन मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो इसको क्या बोलेंगे, कितने डिग्री, किधर गए हम, अच्छा ईस्ट गए हम, कहाँ से, नॉर्थ से। ध्यान से देखो, नॉर्थ से किस तरफ है, मैं इधर भी तो जा सकता हूँ, मेरी इच्छा इधर भी तो है कि मैं 30 डिग्री इधर भी जा सकता हूँ। तो इसे क्या बोलेंगे हम, 30 डिग्री किधर हैं हम, वेस्ट, कहाँ से, नॉर्थ से। मतलब जहाँ से एंगल बना हो वहाँ से हमको जिधर जा रहे हैं वो पहले लिखना है, और जहाँ से जा रहे हैं वो बाद में लिखना है। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे बोल के बताओ।
डिग्री विग्री कुछ नहीं है, 30 डिग्री दिख रहा है मुझे, 30 डिग्री दिख रहा है, ये दिख रहा है 60 डिग्री। किधर जा रहे हैं हम? एंगल कहाँ से बना है? ईस्ट से। तो जा किधर रहे हैं हम? साउथ। कहाँ से? ईस्ट से। अरे ऐसे अगर हम पायलट बन गए जहाज़ के तो कहीं भी ले जा सकते हैं जहाज़ को, फिर जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाएगा वो। हाँ, पानी के अंदर हवा में रोड तो दिखती नहीं है, किधर जाना है। जब एरोप्लेन अपनी जगह से फ्लाई करता है तो एक फिक्स डायरेक्शन पे फ्लाई करता है, फिर जिस डायरेक्शन पे फ्लाई कर रहा है उससे हमको कितना किधर घूमना है वो कौन बताता है? इस तरह से कुछ डायरेक्शन बताने वाले ही मशीन लगे होते हैं, कंपास लगे होते हैं। तो मुझे यहाँ से, अच्छा आपको पायलट बना दिया जाए एरोप्लेन का कि लेके चले जाओ दिल्ली, चले जाओ, चले जाओगे दिल्ली? हवा में ले जाओगे दिल्ली प्लेन को? हमको तो नहीं लगता कि 2 साल में पहुंच जाओगे दिल्ली। दिल्ली के बगल से लौट ही आओगे, मगर दिल्ली, और वो भी दिल्ली नहीं जाना है। दिल्ली में हमें एयरपोर्ट पे भी उतरना है, एक छोटी सी जगह में उतरना है। तो क्या देख के उतारता है वो? ऐसे झांक कर उतारता होगा कि यहाँ जगह है कि नहीं है? वो ये देख ही नहीं सकता। वो सिर्फ कहाँ देख सकता है? अपने सामने स्क्रीन पर देख सकता है ना? तो उसको पूरा डायरेक्शन, तो इस तरह से डायरेक्शन है ना। हाँ, बन जाया करेगा ना वैसा। हाँ, बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो कुछ 1-2 बातें और समझ लो। ये एक वेक्टर है, क्या है ये? वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको? इस वेक्टर को हम पूरा का पूरा ऐसे घुमा देते हैं, कितने डिग्री से? 360 को हम क्या बोलते हैं रेडियन में? 360 से हम इसको क्या बोलते हैं? अगर किसी भी वेक्टर को, ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री पे घुमा दो तो उसकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं इधर घूमा हुआ, ऐसे एक बार ऐसे घूम जाऊँ, कितने डिग्री पे घूम गया बताओ? अब मैं अभी भी तो इधर ही देख रहा हूँ, क्या मेरी हाइट चेंज हो गई? तो किसी वेक्टर को हम कितने डिग्री से रोटेट कर दें? 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो उस वेक्टर की कुछ भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आता। याद रखना है, कल पूछूंगा। दूसरी बात, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है। अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करोगे सेम पोजीशन पे आ जाएगा वो वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कभी किसी को समझ में नहीं आई, वो वेक्टर की शिफ्टिंग होती है। याद करो, कभी ना कभी बताया था, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो 6 महीने पहले बताया हूँ, 1 साल पहले बताया हूँ, लेकिन वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ, शिफ्टिंग समझना है। वेक्टर को ना उसका हम लेंथ बदलेंगे और ना ही हम उसका डायरेक्शन बदलेंगे, और उसको किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक वेक्टर है, देखो अब ऐसे समझाने के लिए वेक्टर का डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा। मान लो ये कितने डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से? एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है? 45। इसकी लेंथ देख लो, इसका डायरेक्शन देख लो। इसको यहाँ ला सकते हो क्या? हम उस वेक्टर को यहाँ ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ एंड डायरेक्शन। अगर आप एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर यहाँ रखे थे तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर इसे, अच्छा क्या यहाँ इसको ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हो, बस कंडीशन ये रहेगी कि वेक्टर का ना तो आप डायरेक्शन बदल सकते और ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते। कहीं भी शिफ्ट कर दो ले जा करके। वेक्टर की जो शिफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है वेक्टर में।
नहीं तो हम डायग्राम कैसे समझेंगे? डायग्राम समझाने के लिए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हमको पता होनी चाहिए कि विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट कैन शिफ्ट एनीवेयर। इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो तीसरी बात को समझ लो अगर, तो ये समझ लिया जाए कि आपको थोड़ा थोड़ा वेक्टर आ जाएगा। जब दो वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स के बीच हमको एंगल कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो दो वेक्टर के बीच का सबसे, दो वेक्टर जब हम मिलाएंगे तो उसमें दो एंगल बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो जब हम दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दें तो हमेशा उनके बीच का छोटा स्मॉलेस्ट एंगल ही यूज होता है, उससे बड़ा वाला एंगल कभी यूज, ऐसे समझो। देखो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, टेढ़ा हो गया, समझ लेना। ये ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर, अब देखो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। टोटल कितना होता है पूरा? ये क्या है और ये क्या है, इधर वाला इतना। अब इतनी अकल हो तो हम पढ़ने आते क्या यहाँ? 360 माइनस थीटा। अब बताओ दोनों में से कौन सा वाला एंगल हमारे लिए उपयोगी है? किस एंगल को हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं? थीटा। क्यों? छोटा है। और इन केस, किस केस में? व्हेन बोथ वेक्टर ज्वाइन टेल टू टेल। जब दो वेक्टर टेल से टेल में ज्वाइन किए गए हों तभी हम छोटे एंगल को कैलकुलेशन में यूज करेंगे, है ना। पहली बात, तीनों बातें इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई। पहला, किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता। दूसरा, वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना आप इस वेक्टर को कहीं भी क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो, बस बदलना नहीं चाहिए कुछ भी। तीसरा, अगर दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन कर दिए गए हैं तो उनके बीच का छोटा वाला एंगल यूज करना है। कौन सा यूज करना है? छोटा वाला एंगल। बता दो जल्दी से आंसर। रुको 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 रुको, बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है? सोच के बताना, जल्दी से नहीं बता देना। जल्दी से बता दोगे आंसर सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। जल्दी से नहीं बताना है, बोल के बताना है इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई जीनियस कॉपी पेन नहीं उठाना है, देख कर बताना है। क्यों? सुन भी रहे हैं ना, पीछे जो हम पढ़ रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? इधर बताना। इन दोनों के बीच दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 30 है। सीधी सी बात दिख रहा है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन किया यहाँ पर, तो दोनों के बीच छोटा वाला एंगल आंसर होगा। यहाँ पर एक 120 है, एक 240 है, कौन सा आंसर होगा? अकल न चलेगी अभी, कैसे चलेगी? पहले ये देखो दोनों टेल से टेल ज्वाइन है तो आंसर कैसे होगा? तो फिर आपको अभी रूल क्या सिखाया हमने? ये तो सीखना है कि ये वेक्टर कौन सा है, बी है। अब एंगल हम बता ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? कि विदाउट ज्वाइनिंग टेल टू टेल
आंसर नहीं पता। तो हमने कहा कि ये वाला जो, सुनो, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इधर को है, तो आप पकड़ के उसे ऐसे खींच लो ना। अभी हमने बताया था ना कि वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर उसकी पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से खींच लो, ऐसे ऐसे चला गया, ये यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे हो गया, देखो ये यहाँ जगह खाली हो गई, ये यहाँ भग गया। अब देखो ध्यान से, ये कितना होता है, 180 कितना होता है, और ये इतना इतना कितना दिया था। तो अब टेल से टेल ज्वाइन हो गए तो दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बराबर में कहीं से कहीं तक 60 आपको दिखाई नहीं दे रहा था उसके अंदर। टेल से हेड ज्वाइन हो तो हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं अभी, हम ऑर्डिनरी रूल्स समझा रहे हैं जो जनरली आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिलेंगे, पर ऑर्डिनरी मतलब विदाउट किसी फार्मूले से, बिना किसी फार्मूले से, है ना, रूल लगा करके एंगल निकालने की बात हम कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको याद रखते हैं। हम पढ़ने को तो क्या पढ़ लें, किताबों में लिखा रहेगा कि ए और बी के बीच एंगल बताइए, तो हम लिख देंगे cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ऐसा कुछ लिख देंगे। ये एंगल निकालने का फार्मूला है। लेकिन वो चीज़ अभी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एनालिटिकल मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड? एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, मैथ्स जिसमें हो। अभी सिर्फ ग्राफिकल मेथड की बात हो रही है। देखो, वेक्टर को समझने के दो मेथड यूज करना, एक ग्राफिकल और एक एनालिटिकल, एनालिसिस करके फार्मूले बना बना के, और एक वेक्टर को ड्रॉ कर करके। अच्छा, जब आपको वेक्टर ड्रॉ करना आएगा फिर आपको एनालिसिस करना होगा, तो दोनों बात समझ में आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें, कोस थीटा ए डॉट बी, एक आया, एक और सिस्टम आया, बोले साइन थीटा लिखो, हम लिखा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, बोले ये वेक्टर का एंगल निकल गया। ऐसे ये फार्मूले, ये तो हवा में उड़ेंगे अभी ना, कितनी दूर जाएंगे। तो तीन बातें हमने आपको बताया। पहली बात, वेक्टर को 2 पाई एंगल से रोटेट कर दोगे, चेंज नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट कैन शिफ्टेड एनीवेयर, कहीं भी शिफ्ट किया जाएगा। और तीसरी बात, इफ 2 वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑलवेज टेकन स्मॉलर। लेकिन पहले क्या बोल रहा हूँ, इफ दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल, अगर वो टेल से टेल ज्वाइन होंगे तब हम दोनों के बीच के स्मॉलर एंगल यूज करेंगे। खत्म हो गई ना बात, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात आ गई। अब 5 मिनट और खर्च करना है ना, 5 मिनट। अब टाइप्स घर में भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ, सबसे पहले देखो पैरेलल, क्या लिखा है, पैरेलल वेक्टर की कहानी है, सीधी सी बात है। 2 वेक्टर्स आर सेड टू पैरेलल इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, इफ दे आर इन सेम। सिर्फ एक कहानी है कि अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होनी चाहिए, ध्यान से देखो, दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल। क्या नाम है इसका, पैरेलल। अब समझना ध्यान से, ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन सेम है। अच्छा देख लो ध्यान से, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, क्या दोनों पैरेलल हैं? क्यों नहीं है? सेम डायरेक्शन पे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कट जाएंगे। सेम डायरेक्शन तब बोला जाता है जब वो आगे पीछे की तरफ खींचने पर इंटरसेक्ट ना करें। ये अच्छा है। अगर मैं ऐसा बना दूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या नाम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। देखो, अगर 2 वेक्टर के डायरेक्शन सेम है
मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो उनको बोलेंगे हम पैरेलल। और अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, है ना। देखो बस इतना से याद रखना, पैरेलल दे हैव सेम डायरेक्शन, पैरेलल इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल। आगे हाँ नहीं नहीं नीचे 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 नीचे, हाँ ये एंटी पैरेलल है। क्या है ये? एक उधर एक इधर, पैरेलल सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। नीचे करो, पीछे बैक करो, हाँ इसको ला, ये इसका नाम इक्वल। देखो 4 वेक्टर याद होंगे आपको एक साथ, 4 इक्वल अनइक्वल। ध्यान से देखना, इक्वल अनइक्वल में हम उसको बोल देते हैं नेगेटिव। इसका हम पेयर दे देते हैं, कौन सा वाला? नेगेटिव। आप ध्यान से देखें, जैसे हमने कहा पैरेलल का एंटी पैरेलल, सेम डायरेक्शन पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल। अब इक्वल वेक्टर की कहानी समझना। इक्वल वेक्टर की मीनिंग होता है कि इफ 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखो इसके साथ कंडीशन लग गई, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है और डायरेक्शन भी। तो वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखना सिखा देता हूँ, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। और अगर ऐसा लिख दिया जाए तो मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ रहना चाहिए, वेक्टर की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे आपने कहा फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ है और आपने कहा 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है। गलत हो गया क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट हो गई। तो इक्वल होने के लिए डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए इक्वल में तो हम उसको बोलते हैं अपोजिट या नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर में बच्चों कहानी ये रहेगी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये कहानी होगी। देखो मैग्नीट्यूड ए का और बी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बट कहानी ये रहेगी कि ए और बी के बीच में कहीं माइनस लगा होगा। इसका मतलब एक का डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो बी का डायरेक्शन वेस्ट, ठीक है ना। ये चौथा वेक्टर हो गया, कौन सा? अपोजिट, पैरेलल एंटी पैरेलल, इक्वल नेगेटिव। निकाल दो एंटी पैरेलल नेगेटिव। हाँ ये रुको यहाँ रुको। कोइनिशियल, अगर बहुत सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, जैसे ए देखो कहाँ से चल रहा है, इस लाल गब्बे से, बी भी यहीं से आ रहा है, सी भी यहीं से चल रहा है। अगर कह रहा है ना कोइनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जितने वेक्टर एक ही जगह से निकल कर आगे बढ़ेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कोइनिशियल हो जाएंगे। कोई सिंपल सी कहानी है ना। उनका ओरिजिन यानी ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, कोलिनियर वेक्टर। अगर आपने 2-3 वेक्टर एक ही लाइन पे बना दिए, कहाँ बना दिए? देखो ध्यान से, एक ही लाइन है, ये एक वेक्टर ए, इसी लाइन पे एक और वेक्टर बना दिया बी, इसी लाइन पे एक और वेक्टर बना दिया सी। तो अगर सेम लाइन पर वेक्टर बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कितना थीटा है? 0 डिग्री। देखो ध्यान से, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे दोनों बने हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसा भी बना दूं, दोनों को ऐसा भी बना दूं, तो भी सेम डायरेक्शन पे बने। तो सेम डायरेक्शन के केस में एंगल क्या रहता है?
अच्छा, एक ही लाइन पे है मगर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इधर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सेम लाइन पर बनने वाले वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। सब इनको रख के, सामने रख के, और इनको याद रखना है। आगे कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन में वेक्टर हूँ। जैसे ये बोर्ड पर, इस बोर्ड पर जैसे हमने कहा एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, दोनों एक ही प्लेन में है ना। मैंने कहा एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो इसको एक ही प्लेन पे रख सकते हैं ना। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जितने वेक्टर होंगे वो सबके सब क्या होंगे। तो इसकी कहानी ये होती है, यहाँ पे एक नोट लिखा है, ज़रा ध्यान से देखो कि टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि कोप्लेनर है, वो हमेशा क्या रहेंगे? कोप्लेनर। अगर दो से ज़्यादा हुए तो कहानी गड़बड़ होगी। देखो, जैसे ये मोबाइल एक प्लेन है कि नहीं है, इसमें हमने एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हमने ऐसा लगा दिया, तो ये इधर आ गया, इधर आ गया प्लेन में। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो हमने ऐसे लगा दिया, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर आएगा तो देखो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये प्लेन में हो भी सकता है। मगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये प्लेन छोड़ देगा। तो कह रहा है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत। लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो वो कोप्लेनर भी हो सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते, है ना। तो टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर। अब 3 आर मोर देन ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर और नॉट। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। ठीक है, आगे कॉन्कुरेंट। क्या नाम है इनका? वेक्टर का क्या नाम है? कॉन्कुरेंट वेक्टर। कॉन्कुरेंट का मतलब, अगर ध्यान से देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, इधर चला गया, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। अब देखो, सारे के सारे वेक्टर एक ही जगह से पास हो रहे हैं, है ना। चाहे तो वेक्टर पास हो सेम पॉइंट से, अगर 3 आर मोर देन ऑफ 3 वेक्टर्स पासेस सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास हो, या उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह से। जैसे ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, यहाँ नहीं है, मगर ये वाला पॉइंट अगर पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। तो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एरो इधर है, लेकिन ये पीछे बढ़ने पर ये लाइन पकड़ सकती है ना। तो यह कह रहा है ना, दोज वेक्टर विच पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्कुरेंट वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर अगर एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो जाए तो उनका नाम रख देना कॉन्कुरेंट। नेक्स्ट, ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। क्या नाम है इनके? नल या जीरो। बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं ये दोनों। कौन से? टाइम देख लें, टाइम कंप्लीट हो गया है। इनको हमको क्या करना है, थोड़ा डिस्क्राइब करना है ना। तो अभी हम इसको यहीं रोक देते हैं, इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा और टाइम कंप्लीट हो गया आपका। नल वेक्टर जिसको जीरो कहेंगे, और यूनिट वेक्टर, एक और वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर होंगे, है ना। है ठीक है, पीछे हाँ नल। अब देखो, जैसे एक वेक्टर है नल, नल मतलब जीरो, एक वेक्टर है ये हमारे पास, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला बच्चों, तो आ गया क्या? सीधी सी बात हो रही है ना, कि जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड ही ना हो, जीरो हो, कितना हो, किसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला और वो क्या हो गया? जीरो। एग्जाम्पल लो, एक ए पर थे हम, मान लो एक पॉइंट था ए, इस ए पॉइंट से हम कहाँ गए? बी पर, और वापस कहाँ पर आ गए? ए पर। ध्यान से देखो, ए ऐसे देखो, ए कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। बी ए कौन सा पॉइंट है? जब हम वेक्टर लिखते थे ऐसा लिखते थे ना, एरो बना के, ए बी, ए और ये बी, इसको ऐसे लिखते। ए को क्या बोलते? इनिशियल, बी को क्या बोलते?
ए और ए इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी? कुछ नहीं। यहाँ से गए घूम फिर के फिर यहीं आ गए, इनिशियल फाइनल पॉइंट में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। तो इस टाइप के वेक्टर ही क्या कहलाते हैं? नल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब देखो क्या कह रहा है, ए प्लस, इसका मतलब है एक डायरेक्शन पे उतना ही चलना और इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही चलना, माइनस लगा हुआ है, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसका मतलब यह है कि जीरो पर भी वेक्टर लगा करेगा, जीरो पर भी वेक्टर लगा करेगा, क्योंकि आगे जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो इस जीरो का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इनिशियल एग्जाम्पल दिया, इनिशियल पॉइंट से कहीं से घूम फिर के वहीं आ जाओ वापस तो जीरो हो जाएगा। एक और है यूनिट वेक्टर, क्या नाम है इसका? ये भी बड़ा हिसाब किताब का वेक्टर होता है। इसका एक ही काम है डायरेक्शन बताना। क्या बताना? इसमें लेंथ वेंथ तो कुछ नहीं होती है। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर हमेशा वैल्यू कितनी आती रहे। अब वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अब देखो, अगर कहीं पर आपको एक वेक्टर दे दिया, क्या दे दिया? तो इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। हम कह रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट कर दो? यूनिट में। देखो, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, मुझे तो वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड, तो हमने क्या किया, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया यूनिट वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? तो यह फार्मूला लिखा भी है कि एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आगे हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर में एक्सिस के यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस, देखो बच्चों ध्यान से, एक्स का डायरेक्शन ये है, ये वाई का, और ये एक एक सेंटीमीटर की लेंथ काट लें तो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर आई कैप का यूज़ होता है, इधर जे कैप का यूज़ होता है और इधर के कैप का यूज़ होता है। जहाँ कहीं भी आई कैप लिखा दिख जाए तो हम समझ जाएंगे इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। जे कैप लिखा मिल जाए तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन, और के कैप लिखा मिल जाए तो यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड डायरेक्शन। और ये हमेशा ऐसे वेक्टर हैं कि इनका मैग्नीट्यूड आप जब भी निकालेंगे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आता है? एक आता है। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किस लिए बने हैं? इशारा करने के लिए कि इधर जाना है। अगर मुझे एक्स, देखो मैं 5 मीटर गया, ध्यान से देखो, मैं 5 मीटर गया, कितना गया? तो ये नहीं पता चल रहा है किधर गया। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ आई कैप लगा दूँ, किसी से मत पूछना कहाँ गए, कहाँ गए? एक्स डायरेक्शन पे चले गए 5 मीटर, है ना? क्योंकि देखो 5 और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो 5 1 जा 5, चेंज भी नहीं हुआ कुछ और डायरेक्शन भी मिल गई। अगर हमने कहा 10 के कैप, किधर गए? जे डायरेक्शन पे चले गए। आई जे के जहाँ पर रहेंगे ना, हमको हमेशा एक्स, अब कभी कभी ऐसा बदला बदली कर लें क्या? आई को वाई में डाल दें और जे को एक्स में डाल दें, क्या बदला बदली हो सकता है? भाई सबके मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। आई को एक्स को दे, वाई को दे दो और जे को एक्स को दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमको पूरे वेक्टर
पढ़ने वालों को प्रचार करना पड़ेगा ना कि भाई अब आज से आई जे आपस में बदले जा चुके हैं। तो मतलब क्या है बदलने का? आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई और के मतलब जेड का डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन बताएंगे। तो ये देखो यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू।